आइए फिर हम लोग अपने अगले क्लास के बारे में बात करते हैं। जैसा कि विदित है कि हम लोग एक खंड को पढ़ रहे हैं जिसे विकारी या व्यय कहते हैं, अर्थात ऐसे शब्द भेद मैंने आपको बताया रहा होगा कि जिनमें लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन संभव है, उन्हें ही हम विकारी या व्यय कहते हैं। सवाल ये है कि जिस विकारी या व्यय को हम पढ़ने जा रहे हैं उसका 3 हिस्सा पढ़ लिया गया। जैसे संज्ञा पढ़ा, फिर सर्वनाम पढ़ा गया, फिर विशेषण। आज जो बारी है वो क्रिया की बारी है। क्रिया एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर के बड़ा मतभेद रहता है कि इसमें हम कैसे इसको माने, क्या माने। तो एक मोटा मोटा खाका तैयार करके हम लोग उसको समझेंगे, सीखेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्रिया के परिचय के बारे में बताते हैं, फिर हम इसके विस्तार नीति की तरफ बढ़ेंगे। अब आपको करना क्या है कि पूरे कंसल्टेशन के साथ धूमधाम से आप केवल इसे समझिएगा। होता क्या है कि लेक्चर के दौरान जब आप नोट करना शुरू करते हैं तो बहुत से सारे तथ्य ऐसे होते हैं जो कि आपको समझ में नहीं आता। ये केवल तभी होता है जब आप पढ़ने के साथ साथ लिखना प्रारंभ कर देते हैं। तो जब भी आप क्लास ले रहे हों, वीडियो क्लास ले रहे हों या किसी ऑफलाइन कक्षा में बैठकर यदि आप अपना अध्ययन कर रहे हैं, तो आपको विशेष रूप से यह ध्यान रखना होगा कि हम कुछ इस तरीके से बातों को सुने कि क्या उसकी पूरी भूमिका है, उस भूमिका को समझने का प्रयास करें जो आपके लिए बेहद आवश्यक है, जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो शुरुआत करते हैं हम क्रिया की। आइए देखते हैं, और आपको एक रोचक अंदाज में मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपको समझा सकूं और क्रिया पर एक अच्छी समझ आपकी डेवलप हो जाए। तो एकदम तनाव मुक्त होकर के ध्यान से सुनिएगा। क्रिया क्रिया जिसे आप इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। अब बात आती है अगर क्रिया की शुरुआत की। जाहिर है कि क्रिया अगर पढ़ रहे हैं तो क्रिया के बारे में हम लोग बेहतर समझ अगर बना लें तो इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है। वर्ब वर्ब से जो पहला सवाल बनता है वो ये कि जो क्रिया होती है क्रिया में सबसे पहला सवाल कि क्रिया शब्द का निर्माण फिर वहीं दूसरा सवाल आपके सामने ये बनेगा कि ये जो क्रिया शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। फिर एक सवाल बनता है कि ये जो क्रिया है इसकी हम परिभाषा क्या दें। फिर अगला सवाल बनता है कि क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं। और इसी क्रम में अपनी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। मूल रूप के बाद आपके मन में आएगा कि क्रिया को रूपांतर के आधार पर क्या कहा जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि क्रिया पर कौन कौन सा विकारी तत्व है जिसका प्रभाव पड़ता है और कौन कौन सा ऐसा विकारी तत्व है जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है। और फाइनली एक बात हम देखेंगे कि क्रिया के भेद। ये कुछ मोटे तौर पर हम इसके परिचय से शुरुआत करते हैं। ये क्रिया का इंट्रो पार्ट है, माने इंट्रोडक्शन है। अगर हम ये समझें सरल शब्दों में तो ये
अब शब्द निर्माण में अगर कोई कहा जाए तो ध्यान रखिएगा कि क्रिया शब्द का निर्माण जो हुआ है वो कहते हैं कि क्री धातु से हुआ है। क्रिया शब्द का निर्माण क्री धातु से, और क्रिया का अर्थ जो होता है वो होता है करना या फिर होना। ठीक, परिभाषा की अगर हम बात करें तो जिस शब्द से किसी कार्य व्यापार का बोध होता है उसे ही क्रिया कहते हैं। उसे आप क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। यहां एक टर्म ऐसा है जो आपके मन में थोड़ा सा रोचकता पैदा करने वाली है कि ये कार्य व्यापार शब्द का क्या मतलब है। तो जो हम कार्य करते हैं, कार्य करने को ही कहा जाता है कार्य व्यापार। अब एक महत्वपूर्ण बात कि यदि किसी भी कार्य को आप करते हैं तो कार्य करने का जो तरीका है, शैली है, ये सारी क्या होंगी? क्रियाएं होंगी। और कार्य किस तरीके से हो रही है, अगर ये बात पता चलती है तो ये बात आ जाती है क्रिया विशेषण वाले हिस्से में, जो कि इसके बाद हम पढ़ेंगे। होता क्या है कि मनुष्य 24 आवर्स किसी न किसी क्रिया में लीन होता है। सुबह सोने से लेकर के सुबह तक सोते रहते हैं। सुबह उठने से लेकर अगर हम बात करें कि सोने तक, चाहे वो सुबह तक आप सो रहे हो, मैटर नहीं करता। जब आप सो रहे हैं तब भी आप एक क्रिया में इन्वॉल्व होते हैं। आप जग रहे हैं तो भी एक क्रिया में इन्वॉल्व हैं। आप उठ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, ये सब भी क्रियाएं हैं। पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, गा रहे हैं, ये सारी क्रियाएं हैं। इन्हीं क्रियाओं का अध्ययन हम इस विषय वस्तु के अंतर्गत करेंगे। अब बात यह है कि इसका मूल रूप क्या है। तो एक सवाल बहुत ही पॉपुलर है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि क्रिया के मूल रूप को ही कहा जाता है धातु। डायरेक्ट सवाल है ये कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। धातु कहा जाता है, ये बात आप समझ पाए, यहां तक तो कोई आपत्ति ही नहीं है। अब इसका भी एक महत्वपूर्ण खंड अगर हम बात करें तो समझें कि ये जो क्रिया का कंसेप्ट है, आपको पता होगा कि इसके पहले हमारे यहाँ जो सबसे प्राचीन भाषा रही है वो क्या रही है? संस्कृत। संस्कृत भाषा में हम क्रिया न कह करके वहां उसे धातु के रूप में संबोधित करते थे कि ये धातु कहलाएगी। कार्य करना जो है वो उसका मूल रूप ही धातु। धातु से ही हम क्रिया का जन्म होता है या क्रिया का निर्माण करते हैं, धातु में जब हम कोई प्रत्यय जोड़ते हैं। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। मैंने आपको बताया कि किसी भी शब्द भेद पर 3 प्रकार का प्रभाव पड़ता है। वो अगर याद होगा आपको तो बेहद सरल होगा। मैंने आपको बताया था कि किसी भी शब्द पर या तो लिंग का प्रभाव पड़ता है, या वचन का प्रभाव पड़ता है, या कारक का प्रभाव पड़ता है, या कभी कभी तीनों का प्रभाव पड़ता है। तो संज्ञा में तो इन तीनों का प्रभाव पड़ता है। तो कोई भी शब्द भेद हो, चाहे संज्ञा हो, सर्वनाम हो, क्रिया विशेषण हो, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, जितने भी शब्द भेद हैं, शब्द भेद की संख्या कुल 8 है। इन 8 शब्द भेदों में से
जो भी शब्द भेद इन तीनों में से किसी भी एक तरीके से अगर प्रभावित होते हैं, उनके रूप में परिवर्तन आता है, उनके रूप में विकार आता है, तो हम ये मान लेते हैं कि वो क्या कहलाएगी, वो विकारी कहलाएगी। तो कहते हैं कि ये जो क्रिया है इस पर इनमें से किन्हीं न किन्हीं का प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में रूपांतर वाले पार्ट में जाकर के देखेंगे तो आप कहेंगे कि रूपांतर के आधार पर हम इसे विकारी कहते हैं या इसे हम व्यय शब्द कहते हैं। व्यय या विकारी का मतलब जिनमें परिवर्तन हो सके। फिर यहां से एक सवाल और बहुत अच्छा सा बन जाता है कि चलिए सर ये बात तो हम समझ पाए, पर सवाल ये है कि इन पर प्रभाव किसका किसका पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा कि क्रिया पर प्रभाव पड़ता है एक तो लिंग का और दूसरा प्रभाव पड़ता है वचन का। फिर आपके मन में आएगा कि सर इसका क्या मतलब है। मतलब यह है कि अगर हम लिंग के प्रभाव के हिसाब से देखें तो लड़का अगर शब्द होगा, पुल्लिंग होगा तो आप जाता लिखेंगे ना। पुल्लिंग अगर हो, यूं समझे कि अगर मेल हो या फीमेल हो, पुल्लिंग है तो जाता और स्त्रीलिंग शब्द होता है तो हम जाति कर देते हैं। एक वचन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, जाता, और बहुवचन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, जाते। अगर हम सिंगुलर और प्लूरल के सेंस में बात करें, सिंगुलर एंड प्लूरल। पर इसमें कारक एक ऐसा सेक्शन है कि इस पर कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जाता ने, जाता को, जाता से, कभी भी आपने इसको ऐसे नहीं सुना होगा। तो अगर पूछा जाए कि कौन सा प्रभाव नहीं पड़ता तो आप बताएंगे कि इस पर कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब एक हिस्सा आया इसका भेद कि क्रिया के भेद की बात करें तो क्रिया का भेद ध्यान रखिएगा दो तरीके से किया जाता है। अगर हम बंटवारा करें तो एक तो हम जो बंटवारा करते हैं वो बताते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। अगर बात किया जाए तो एक तो देख लेंगे व्युत्पत्ति, या आप कह सकते हैं शब्द रचना, और वहीं एक व्युत्पत्ति डायरेक्ट समझिएगा, दो तीन कंसेप्ट बताएंगे विस्तार से, और दूसरा रचना। अब सवाल यह है कि सर व्युत्पत्ति के आधार पर हम क्रिया को कितने भागों में बांटते हैं या रचना के आधार पर कितने भागों में बांटते हैं। तो दो दृष्टि आती हैं, एक तो शब्द निर्माण की दृष्टि और दूसरा रचना की दृष्टि। तो शब्द निर्माण न दे करके आपको स्पेशली देगा व्युत्पत्ति। तो व्युत्पत्ति में ध्यान रखिएगा इसको दो भागों में बांटा गया, और रचना के आधार पर भी हम इसको दो ही प्रकार से वर्गीकृत करते हैं या दो ही विभाग में हम इसको बांटकर देखते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ठीक है सर ये तो हम समझ पाए, तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं इस शब्द का निर्माण कैसे हुआ, या क्रिया शब्द में कौन सी धातु है। तो आप बताएंगे कि क्रिया शब्द में क्री धातु है। ध्यान रखिएगा कि ये छोटा ऊ या छोटी नहीं है, ये है री की मात्रा। क्या है ये, री की मात्रा, क्री धातु। अर्थ क्या होता है क्रिया का, करना या होना। परिभाषा है कि जिस शब्द से किसी कार्य व्यापार का बोध होता है वही क्रिया कहलाती है। यही क्री मूल रूप है। तो क्रिया के मूल रूप को हम किस नाम से जानते हैं, धातु। इसीलिए एक सवाल बनता है कि क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं, तो धातु कहते हैं। रूपांतर, रूपांतर या विकार या परिवर्तन के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं या क्या कहलाते हैं। सबसे पहले सवाल ये है कि क्या कहलाते हैं। तो आप ये बताइए कि ये विकारी है कि अविकारी है, तो आपका उत्तर होगा विकारी। और अगर कभी कभी विकारी नाम नहीं दिया गया है तो आपको कहीं भी तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, विकल्प में व्यय अवश्य होगा, विकारी या व्यय। प्रभाव किसका किसका पड़ता है, लिंग का, वचन का। लिंग का प्रभाव कैसे पड़ता है, मैंने बताया कि जाता शब्द पुल्लिंग के लिए और जाति स्त्रीलिंग। अब प्रभाव नहीं पड़ता कारक का, तो सवाल कैसे बनेगा। सवाल इस तरीके से बनाएंगे कि क्रिया पर
किस प्रकार के तत्व का प्रभाव नहीं पड़ता? लिंग, वचन, कारक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? प्रभाव नहीं पड़ता, कारक का प्रभाव नहीं पड़ता। कारक का प्रभाव का मतलब यह है कि क्रिया के साथ कारक प्रयोग नहीं होते। अब बात आती है भेद। तो भेद हम दो प्रकार से बांट कर देखेंगे, एक व्युत्पत्ति के आधार पर और एक रचना के आधार पर। यहां तक आप धूमधाम से समझ पाए होंगे। अब हम अगले हिस्से में प्रवृत्त होते हैं। अब पहले भेद का थोड़ा सा वर्गीकरण कर लें। ये जो भेद हैं कौन कौन से हैं वो जानना जरूरी है। व्युत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से हैं, रचना के आधार पर कौन कौन से हैं। इसी के साथ साथ एक तथ्य और जानना होगा कि इनकी परिभाषा जो किताब में दिया गया है, जो परिभाषा कभी कभी डायरेक्ट अगर परीक्षा में पूछ लेता है, तो उस परिभाषा के आधार पर इसका हम वर्गीकरण करके देख लें क्या है और कैसे है। एक मोटा मोटा अगर आप समझ बना लेंगे तो ये चीज़ें बेहद सरल हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं जो ये चर्चा हो रही है। तो आएगा अब क्रिया या धातु के भेद। क्रिया या फिर आप कह सकते हैं धातु के भेद। तो भेद जो हम देखेंगे वो भी इसके भेद देखने का भी क्या है, दो आधार है। इसके भेद को देखने का भी कितना आधार है, दो आधार है। पहला आधार व्युत्पत्ति या फिर शब्द निर्माण, इन दोनों में से कोई भी शब्द आ जाए। और दूसरा आधार है रचना। इसके आधार पर ये दो भेद हैं और इसके भी आधार पर इसके दो ही भेद हैं। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि वो दो भेद कौन कौन से हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर अगर हम इसके भेद की बात करें तो एक तो कहा जाता है मूल क्रिया और एक को कहा जाता है यौगिक क्रिया। और रचना के आधार पर जो दो भेद बांटा गया वो सरलतम ढंग से देखें तो एक तो रचना के आधार पर कहा जाएगा सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। तो ये दो अलग अलग आधारों पर हमने इसको बांट करके देखा। अब बात आती है मूल क्रिया किसे कहते हैं। तो कह सकते हैं कि ऐसी क्रियाएं जो स्वतंत्र होती हैं, स्वतंत्र होने वाली, स्वतंत्र होती हैं। तो स्वतंत्र का क्या मतलब है, जो किसी अन्य की मदद से नहीं बनती। जबकि यौगिक में क्या होता है कि यौगिक क्रियाओं का निर्माण होता है कि किसी भी धातु में या तो हम प्रत्यय या फिर अगर कोई शब्द जोड़ते हैं तब। किसी भी धातु में यदि हम प्रत्यय जोड़ें या शब्द जोड़ें, इनके जोड़ने पर इनका निर्माण होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे एक उदाहरण मैंने लिया यहां पर रो, एक उदाहरण लिया हमने गा, एक हमने लिया सो, एक उदाहरण लिया खा। इनको कहा जाता है मूल क्रिया, ये स्वतंत्र हैं। पर जैसे ही हमने किया क्या, रो प्लस ना किया तो बना क्या, रोना। गा के साथ अगर ना करें तो हो जाएगा गाना। सो के साथ अगर ना करें तो क्या हो जाएगा, सोना। खा के साथ यदि हम ना करें तो खाना।
अब आपने ये देखा कि ये रो में, गा में, सो में और खा, जब मूल क्रिया में मैंने कहा, मूल क्रिया अर्थात धातु, मैंने कहा कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु। तो जब धातु में हम प्रत्यय या फिर ऑब्लिक का मतलब या शब्द जब हम जोड़ते हैं, ऐसी स्थिति में यौगिक क्रियाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। और इनके साथ अक्सर क्रिया न लग करके धातु लगा होगा, मूल धातु और यहां आप समझेंगे यौगिक धातु। मूल धातु के बाद एक और क्या आ गया, यौगिक धातु। तो ये व्युत्पत्ति या शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के कितने प्रकार हैं, दो, मूल धातु और यौगिक धातु। अब होगा क्या, यहां रचना के आधार पर क्रिया अक्सर चर्चा में आएगी। क्रिया आएगी माने सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ये किताब में ऐसे शब्दावली बांट करके लिखा है, जबकि धातु और क्रिया बात एक ही है, धातु और क्रिया अलग अलग नहीं है। संस्कृत में धातु को ही क्रिया कहते हैं, पर अपने यहां थोड़ा सा परिवर्तन करके आपके सामने ऐसे ही रिप्रेजेंट किया। तो जहां भी ऐसी बात आए तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अब सवाल यह है कि सकर्मक और अकर्मक के संदर्भ में हम क्या सीखेंगे, महत्वपूर्ण बात यही है। अब बात आएगी सकर्मक की, तो देख लेते हैं इसको भी। सकर्मक में कहा जाता है कि जहां क्रिया के साथ, जहां क्रिया के साथ कर्म की संभावना हो, क्या हो, कर्म की संभावना, वहां सकर्मक क्रिया हो जाती है। यदि क्रिया के साथ कर्म की संभावना बनी होती है तो सकर्मक क्रिया। और अकर्मक में कहा जाता है कि यदि क्रिया के साथ कर्म की संभावना न हो, तो वहां क्या हो जाएगा, आप बताएंगे, अकर्मक क्रिया। अब क्रिया के साथ कर्म की संभावना सकर्मक क्रिया, क्रिया के साथ कर्म की संभावना न हो अकर्मक क्रिया। ये बात आप समझ पा रहे हैं। इसका विस्तार थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको व्युत्पत्ति और शब्द निर्माण के एक चरण थोड़ा सा और बताना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर जो मूल है और यौगिक है, इसका थोड़ा सा विस्तार देख लेते हैं। फिर हम रचना के आधार पर सकर्मक और अकर्मक का अलग अलग से विस्तार देख लेंगे। तो ये बात बेहद सरल और सहज हो जाएगी आपके लिए, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं व्युत्पत्ति या शब्द निर्माण के आधार पर क्या बात बताई गई। कहा गया व्युत्पत्ति के आधार पर मैंने आपको बताया दो प्रकार की। एक तो हो गया मूल धातु, और एक हो गया यौगिक धातु। ध्यान से एक दो मिनट अगर ध्यान लगा लेंगे तो ये बात एकदम क्लियर होती चली जाएगी। मूल धातु में मैंने बताया कि इसकी विशेषता क्या होती है, ये स्वतंत्र होती है। स्वतंत्र कैसे होती है, ये बात मैंने आपको बता दिया। यौगिक धातु क्या होता है कि जब धातु में या तो हम प्रत्यय जोड़ें या फिर कोई अतिरिक्त हम शब्द जोड़ें, तब यौगिक धातु का निर्माण होगा। मूल धातु में स्वतंत्र होती हैं, ये बात आप समझ पाए। और यौगिक धातु में कहा गया कि इसमें या तो हम प्रत्यय जोड़ते हैं या कोई शब्द जोड़ते हैं, तब इसका निर्माण होता है। अब मूल धातु कौन कौन से हैं, जैसे मैं एक दो उदाहरण यहां आपको देना चाहूंगा कि जैसे जैसे मैंने खा हो गया और एक आपने गा कर दिया, ये आप समझ पाए। यौगिक धातु के संदर्भ में भी मैंने आपको बताया कि जैसे हमने खा के साथ क्या लगाया, ना, क्या हो गया, खाना।
ऐसे ही गा के साथ यदि हमने ना लगाया तो क्या हो गया, गाना। अब आपके मन में एक सवाल प्यारा सा उठ जाना चाहिए कि सर ये तो आपने बताया, इसको दोबारा लिखने के पीछे वजह क्या है। तो अब वजह यह है कि जो यौगिक धातुएं होती हैं, ये जो यौगिक धातुएं होती हैं, यह 3 प्रकार से बनती हैं। तो ये बहुत अच्छा सा प्रश्न होगा कि इसका निर्माण तीन प्रकार से होता है। अब यदि इसका निर्माण 3 प्रकार से होता है तो आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, ये 3 ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है ये बात। 3 प्रकार से, जिसमें आपके मन में ये प्रश्न आ जाना चाहिए कि ये 3 प्रकार आखिर हैं कौन कौन। तो सबसे पहले पहला तरीका, पहले तरीके के अंतर्गत कहा जाता है कि मान लीजिएगा कि कोई धातु है, एक सरल सा अगर हम उदाहरण लेकर के देखें तो कहते हैं कि धातु में यदि प्रत्यय जोड़ें, किसी भी धातु में यदि हम प्रत्यय जोड़ें, धातु में प्रत्यय जोड़ने पर अकर्मक से सकर्मक तथा प्रेरणार्थक का निर्माण होता है। क्या होगा, प्रेरणार्थक का निर्माण होता है। निर्माण होता है या बनता है, बात एक ही है। एक तो तरीका ये इसीलिए परिभाषा लिखा रहा हूं कि आप जानते रहें, पर आपको बताना है एक दूसरे शैली में कि ये क्या होता है प्रेरणार्थक क्रिया, क्या है सकर्मक, क्या है अकर्मक। इसको हम विस्तार से समझेंगे कि जिससे आपकी पहुंच बेहद आसान हो जाए। पर मूल बात यह है कि हम कैसे वहां तक पहुंचें, यह हमारे और आपके लिए बेहद आवश्यक है। तो जब धातु में आप प्रत्यय जोड़ते हैं तो जोड़ने पर क्या कह रहा है कि यदि धातु में हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो प्रत्यय जोड़ने से अगर कोई अकर्मक धातु है, अकर्मक में अगर हम कोई प्रत्यय जोड़ेंगे, यहां धातु का आशय अकर्मक से है, तो हम अकर्मक से यहां 2 बातें इंक्लूड है, ध्यान रखिएगा। ये क्या कह रहा है छोटी सी बात में कि अकर्मक से हम सकर्मक भी बना लेते हैं तथा प्रेरणार्थक भी बना लेते हैं। ये दोनों बातें इसमें शामिल हैं, अकर्मक से लेकर के सकर्मक भी और प्रेरणार्थक भी बना लेते हैं। पर यही कहता है कभी कभी कि कई धातुओं को जोड़ने से संयुक्त धातु बनती है। कई धातुओं को संयुक्त, यहां संयुक्त का मतलब ही है जोड़ना, संयुक्त करने से संयुक्त धातु बनती है। और फाइनली ये सब क्रियाएं हैं, जैसे संयुक्त धातु संयुक्त क्रिया है,
अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, पर बात करने का जो लहजा है कि किस किस तरीके से हम करते हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि यौगिक धातु का निर्माण मैंने कहा कि या तो हम क्या करेंगे, प्रत्यय जोड़ेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, शब्द जोड़ेंगे। तो पहले वाले में मैं प्रत्यय जोड़ने पर बता रहा हूं कि अकर्मक से सकर्मक तथा प्रेरणार्थक हो जा रहा है। दूसरे वाले में धातु के साथ हम को संयुक्त माने कई धातु यानी एक से ज्यादा धातु माने दो धातुओं को जब जोड़ेंगे तो संयुक्त धातु बनेगी, तो संयुक्त क्रिया बनेगी। बात वही है, संयुक्त धातु बनेगी या संयुक्त क्रिया बनेगी। केवल इसमें इतना ही समझना है कि यौगिक धातु का निर्माण कितने प्रकार से होता है, तो आपको यह पता होना चाहिए 3 प्रकार से। केवल इस 3 प्रकार को प्रूव करने के लिए, सिद्ध करने के लिए मैं तीनों चरण, तीनों स्टेप्स बता दे रहा हूं कि यह हमेशा आपको याद रहे कि अगर सवाल बने कि यौगिक धातुओं का निर्माण कितने तरीके से होता है, तो धूमधाम से आप उत्तर दे सके कि इसका निर्माण केवल 3 प्रकार से किया जा सकता है। तीनों प्रकार हैं कौन कौन से, ये जब जानते रहेंगे तो ये 3 प्रकार से होता है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट रहेगी। तीसरा वो कहते हैं कि इवन संज्ञा या विशेषण में धातु जोड़ने से नाम धातु को अगर इंग्लिश में कह दें तो इसे नॉमिनल वर्ब कहा जाता है। नाम धातु बनती है। तो ये तीनों पता हो गया आपको कि यौगिक धातु का निर्माण 3 प्रकार से होता है। पहला, धातु में प्रत्यय जोड़ने पर अकर्मक से सकर्मक भी बन जाता है, अकर्मक से प्रेरणार्थक का भी निर्माण होता है। दूसरा तरीका यह है कि कई धातुओं को जब हम संयुक्त करते हैं तो संयुक्त धातु बनती है। संज्ञा या विशेषण में धातु जोड़ने से नाम धातु बनती है। ये एकदम सामान्य परिचय के तौर पर मैंने आपको बता दिया। पर अकर्मक क्या है, सकर्मक क्या है, प्रेरणार्थक क्या है, वो अगर हम बड़े बड़े परिभाषा या डेफिनेशन के माध्यम से अगर उसे साधने का प्रयास करेंगे तो वो सध नहीं पाएगा। उसके लिए एक दूसरे फॉर्मेट पर हम आपको समझाएंगे अभी, और आप धूमधाम से उसे समझ पाएंगे। आशा करते हैं यहाँ तक बातें आप स्पष्ट हो गई होंगी। तो चलिए इसको अगर आप चाहें तो 1 मिनट के लिए पॉज कर लें, जिससे कि आप आसानी से कोई बात कर सकें। उसके बाद फिर हम आपको समझाना शुरू करते हैं। रोक करके अगर पढ़ेंगे तो बेहद सरल हो जाता है। नोट कर लीजिए इसको। ये समझ गए होंगे व्युत्पत्ति के आधार पर। अब याद होगा कि मैंने आपको बताया कि ये आप स्पष्ट हो गया। अब आते हैं हम सकर्मक और अकर्मक वाले हिस्से में। सकर्मक और अकर्मक को समझ लेते हैं। क्या है सकर्मक और अकर्मक? तो ये आधार कौन सा आधार होगा? रचना। अभी हम लोग कौन से आधार पर पढ़े? व्युत्पत्ति के आधार पर। अगला आधार क्या है? रचना के आधार पर। रचना के आधार पर भी यह 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो होती है सकर्मक क्रिया, और दूसरी है अकर्मक क्रिया।
सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के कुछ और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, उसको अच्छे से नोट करें। पहला ये कि इसमें क्रिया के साथ कर्म की संभावना होती है। इस बात को प्रूफ करने के लिए एक वाक्य लिखना होगा हमको, जैसे मैंने कहा कि राम पुस्तक पढ़ता है। ध्यान रखिएगा, इसमें राम जो है ये वाक्य में किसका काम कर रहा है? कर्ता का। और ये क्रिया संपन्न कर रहा है क्या? पढ़ने का। तो पढ़ना क्या हो गया? क्रिया हो गई। और पुस्तक जो होगा वो क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। तो इसमें क्रिया के साथ कर्म की संभावना होती है। अब आप ध्यान रखिएगा कि राम अगर पढ़ेगा तो पढ़ने के लिए उसे कुछ न कुछ अवश्य चाहिए, चाहे वो किताब पढ़े, पुस्तक पढ़े, ग्रंथ पढ़े, समाचार पत्र पढ़े, पत्रिका पढ़े, उपन्यास पढ़े, दीवार पर लिखा हुआ पढ़े, जमीन पर लिखा हुआ पढ़े, पर कुछ न कुछ तो पढ़ना होगा उसे। तो वो जिस वस्तु की डिमांड है वही कर्म होता है। इसमें एक सवाल और बहुत गंभीरता से आता है, इसको आप बहुत ध्यान से और अपनी समझ से माइंड में सेट कर लीजिएगा इसी क्रम में। वो ये बात कि कभी 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 कर्म छिपा रहता है। ऐसी स्थिति में भी सकर्मक क्रिया कहलाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अब एक नई विचारधारा आपने प्रस्तुत कर दी। ये एक एग्जाम्पल हो गया, अब एक इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने कहा कि इसमें क्रिया के साथ कर्म की संभावना, इसीलिए ऐसा शब्द इस्तेमाल किया गया है कि परिभाषा भी पूरी हो जाए और अगली बात भी इसमें शामिल हो जाए। तो राम पुस्तक पढ़ता है में पुस्तक की संभावना है, बिना पुस्तक के वो पढ़ने की बात ही नहीं आएगी। कोई ना कोई वस्तु से पढ़ने के लिए चाहिए, ये बात तो अनिवार्य हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि कभी कभी कर्म छिपा रहता है, ऐसी स्थिति में भी सकर्मक क्रिया कहलाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर पुस्तक हटा दे और पुस्तक हटा करके आपसे सिर्फ इतना कहा जाए कि राम पढ़ता है, अब यहां कहा गया कि राम पढ़ता है। अब एक संदेह बना है कि सर राम पढ़ता है आपने जो कह दिया, इसमें तो कर्म दिया नहीं गया है, पर यहां भले ही कर्म अनुपस्थित हो पर इसकी संभावना तो है ही। भले ही कर्म न हो फिर भी कर्म की संभावना तो है ही कि राम पढ़ता है तो कुछ न कुछ पढ़ता ही होगा। तो ये बात मान करके चलिए कि अगर कर्म दिया गया है तो भी, कर्म नहीं दिया गया है तो भी वो वाक्य सकर्मक होंगे,
जिन वाक्यों में क्रिया को कर्म की आवश्यकता पड़ती है, भले ही वाक्य में कर्म दिया गया हो या वाक्य में कर्म न दिया गया हो। पर अकर्मक के संदर्भ में क्या है, यह बात ध्यान रखिएगा। अकर्मक के संदर्भ में कहा जाता है कि इसमें कर्म के, इसमें क्रिया के साथ, इसमें क्रिया के साथ कर्म की संभावना कर्म की संभावना नहीं होती, संभावना नहीं होती है। अब जिस तरीके से वहां संभावना पर आपने हाईलाइट देखा, वैसे ही यहां आपको ध्यान रखना होगा हाईलाइट पार्ट की संभावना नहीं होती है। इसमें क्रिया कभी भी कर्म की डिमांड ही नहीं करेगा, यह बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। वाक्य इसमें भी बनेंगे, कार्य इसमें भी होगा, पर क्रिया ये बिल्कुल भी नहीं कहेगी कि मुझे इस कार्य को करने के लिए किसी व्यक्ति या वस्तु की जरूरत है, ऐसा वो बिल्कुल डिमांड नहीं करेगी। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखना चाहें तो ऐसे समझें, एग्जाम्पल, राम सोता है, एग्जाम्पल, पक्षी उड़ते हैं, एग्जाम्पल, वह हंसता है। सोने के लिए किसी भी व्यक्ति को कोई अलग से वस्तु, जैसे पढ़ने के लिए किताब की जरूरत होती है, क्या वैसे ही सोने के लिए किसी चीज की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी। जैसे लिखने के लिए कलम की आवश्यकता पड़ती है, खाने के लिए किसी न किसी वस्तु की, खाना जैसे आप खाना चाह रहे हैं तो किसी न किसी वस्तु की आवश्यकता होगी। कोई भी व्यक्ति अगर कुछ खा रहा है तो उसे खाने के लिए जरूरत पड़ेगी, भले ही वो आम खा रहा हो, भले ही वो अमरूद खा रहा हो, भले ही वह खाना खा रहा हो, भले ही जूता खा रहा हो, पर उसे कुछ न कुछ तो चाहिए ही। बिना कुछ खाए तो उसका मन मानेगा नहीं। पर यहां जो क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं के लिए किसी भी कर्म की जरूरत नहीं पड़ती है। पर यहां एक बात विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना होगा, वो एकदम अनिवार्य है, वो भी आगे हम और भी स्पष्ट करेंगे उसको, इसीलिए मैं उसको नोट करके यहां लिखा रहा हूं, नोट। तो ध्यान रखिएगा, ऐसी क्रियाएं जो हैं, इस प्रकार की क्रियाएं कि इसमें क्रिया के साथ कर्म की संभावना नहीं होती, ऐसी क्रियाएं अकर्मक कहलाती हैं। आप चाहेंगे तो ये वाली क्रिया, जैसे होता क्या है, मैं भी आपको एक और बात बताने वाला हूं जस्ट इसके बाद, कि मैं पहले से ही कुछ क्रियाओं की चर्चा कर लूंगा कि ये क्रियाएं ऐसी हैं जो हमेशा सकर्मक होती हैं और इन क्रियाओं को करने के लिए कर्म की जरूरत पड़ती ही है, भले ही वाक्य में कर्म दिया गया हो या वाक्य में कर्म न दिया गया हो। फिर मैं कुछ ऐसे उदाहरण के विषय में लिखाऊंगा, ऐसी क्रियाओं को लिखाऊंगा जिनको देख करके ही आपको ये बता देना है कि ये ऐसी क्रियाएं हैं मनुष्य के जीवन की या किसी भी प्राणी के जीवन की, जिसको करने के लिए उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। इसके बावजूद भी मैं नोट करके एक बात बता रहा हूं कि ये जो अकर्मक क्रियाएं हैं, यदि यदि अकर्मक क्रियाओं को अकर्मक क्रियाओं को
प्रेरणार्थक क्रिया में बदल दिया जाए, प्रेरणार्थक क्रिया में बदल दिया जाए तो ये क्रियाएं सकर्मक हो जाती हैं, सकर्मक बन जाती हैं। ये इसके अनिवार्य घटक हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने कहा कि राम बच्चे को सुलाता है। यहां जो सुलाता शब्द है, प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा कि यहां जो सुलाता शब्द है, सुलाता शब्द सकर्मक होंगी। कौन सी क्रिया कहलाएगी? सकर्मक। क्यों? क्योंकि अभी तक राम जब सोता था, खुद सोता था, तो उसके लिए किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं थी। अब ध्यान रखिएगा, राम बच्चे को सुलाता है। अगर राम सुलाने का कार्य कर रहा है तो उसे किसी न किसी व्यक्ति की, किसी न किसी वस्तु की जरूरत अवश्य पड़ेगी। होगी कि नहीं होगी? तो कोई भी अकर्मक क्रिया यदि उसे प्रेरणार्थक क्रिया में बदल दी जाए तो वो हमेशा सदैव सकर्मक हो जाता है। जैसे पक्षी उड़ते हैं, पर मैंने कहा कि किसान खेत में पक्षियों को उड़ाता है। अभी यहां पक्षी खुद उड़ रहे थे, तो पक्षी के खुद के उड़ने में किसी वस्तु की जरूरत नहीं थी। पर यदि किसान किसी भी चीज को उड़ा रहा है तो किसान को उड़ाने के लिए पक्षी, कबूतर, या हो सकता है कि वो धूल ही उड़ा रहा हो, उड़ाने के लिए अब किसी न किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी। अब उड़ाने के लिए किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पक्षी, किसी न किसी की तो जरूरत पड़ेगी ही, जो चीजें उड़ने लायक होंगी। अब ऐसा नहीं कि इंसान को फेंक दिया जाए उड़ जाए, तो किसी न किसी को क्या किया जाएगा? उड़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे वह हंसता है। अब मैंने कहा कि जोकर उसे हंसाता है। अब जोकर यदि किसी को हंसा रहा है तो कोई ना कोई तो हंसने के लिए चाहिए। वह हंसता है, वह खुद ही बैठ करके हंस रहा है, तो इसके लिए कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं है उसे। वो मन में आया, कोई बात सोचा, याद करके हंस लिया। उसके लिए कोई वस्तु हाथ में लेकर के हंसने की आवश्यकता तो है नहीं। पर यदि जोकर किसी को हंसा रहा है तो जोकर को हंसाने के लिए कोई ना कोई तो वहां चाहिए जिसे वो हंसा सके। तो इस बात से, इन तीनों उदाहरण से यह प्रूव हो जाता है कि यदि अकर्मक क्रियाओं को प्रेरणार्थक क्रिया में बदल दिया जाए तो ये क्रियाएं सकर्मक क्रिया बन जाती है। इस बात को कभी मत भूलिएगा। अब ये तो आप समझ गए कि क्रिया के संदर्भ में क्या क्या बातें आती हैं। सकर्मक क्रिया के संदर्भ में एक इंफॉर्मेशन मैं और आपको जोड़ दूं कि सकर्मक क्रिया की भी प्रवृत्ति दो प्रकार की होती है। सकर्मक क्रिया की भी जो प्रवृत्ति होती है वो दो प्रकार की होती है। क्या? वो देख लीजिएगा कि सकर्मक क्रिया, यूं कह सकते हैं कि इसको दो वर्गों में भी बांटा जा सकता है, या दो प्रकार की होती है अगर ऐसे समझें। सकर्मक क्रिया भी क्या होती है? दो प्रकार की। ऐसा बना दिया गया है प्रकार, पर ऐसा कुछ होना तो नहीं चाहिए। पर वर्गीकरण के अंतर्गत वर्गीकरण करना सिर्फ आपके
ज्ञान को थोड़ा सा विस्तार करने का केवल एक लक्ष्य है, इस पर बहुत ज़्यादा तनाव नहीं लेना है। जैसे यहां अभी मैंने लिखा कि राम पुस्तक पढ़ता है, अब इसमें आप ध्यान से देखिएगा, राम पुस्तक पढ़ता है में जो राम है इस वाक्य का सब्जेक्ट है कर्ता, जो पढ़ता है इस वाक्य क्या क्या है वर्ब क्रिया, और पुस्तक क्या है इस वाक्य का ऑब्जेक्ट। तो माने अगर कर्म के नाम पर देखा जाए तो इस पूरे वाक्य में कर्म की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे कि सर कर्म की संख्या एक है। एक वाक्य और लेते हैं, पर अगर मैं ये कहूं कि राम अपनी बहन को पुस्तक देता है, ध्यान से समझिएगा, यहां जो राम है वो तो कर्ता हो गया, यहां देता जो है वो क्रिया हो गई। क्या देता है, तो पता चला पुस्तक देता है, ये कर्म हो गया। पर किसे देता है, बहन को देता है, ये यहां पर कर्म की संख्या कितनी हो गई, दो हो गई। पहले वाले में कर्म की संख्या एक हो गई। तो हुआ क्या कि विद्वानों ने कहा कि यदि कोई वाक्य दिया गया है और उसमें कर्म की संख्या एक है, तो ऐसी क्रियाओं को हम क्या कहेंगे, एक कर्मक वाली क्रिया। और जिसमें दो क्रियाएं होती हैं उसे कहा जाता है द्विकर्मक वाली क्रिया। बस बात इतनी सी रही है। तो एकदम सरल सी बात है कि कोई भी वाक्य में अगर एक कर्म दिया है तो एक कर्मक होगा, दो कर्म दिया है तो द्विकर्मक होगा। तो इस आधार पर मैंने सकर्मक और अकर्मक के सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझा दिए हैं। अगर आप इसे समझ पाए हो तो बहुत अच्छी बात है, ये जान लीजिएगा। एकदम बहुत सामान्य सी बात है, इसमें कोई चीज ऐसा नहीं है जो आपको समझने की जरूरत है या जिसके लिए आपको परेशान होना है। ये पूरे हिस्से को आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया है। तो यहां से एक सिनॉप्सिस तो बन ही गया। अब हम इसके अगले चरण पर जो चल रहे हैं वो चरण में अब बताने वाले हैं कि ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं हैं जिन्हें आप सकर्मक मानेंगे, ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं हैं जिन्हें आप अकर्मक मानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, और इसको जानते ही वो सारी बातें एक लाइन में स्पष्ट हो जाती हैं, वहां कुछ भी समझने की जरूरत नहीं पड़ जाती है, पड़ेगी ही नहीं। सवाल तो यही है कि हम चाहेंगे कि एक इस तरीके से आपको बता दिया जाए कि फिर अगर आप कोई भी पुस्तक पढ़ें तो आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर रहे ना। जब किताब आप पढ़ें, जैसे क्या हुआ, लेक्चर से आप समझ लिए, फिर कोई किताब उठा लिए, आपने देखना शुरू किया, तो एक एक बातें एकदम तर्कसम्मत समझ में आएंगी, कहीं कोई समस्या नहीं होंगी। और जो प्रामाणिक पुस्तक हैं वो थोड़ी सी क्लिष्ट भाषा में लिखी जाती हैं। प्रामाणिक पुस्तक को डायरेक्ट आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इसका सही से विभाजन नहीं हुआ है। उन सारे कई प्रामाणिक पुस्तकों को बहुत अच्छे से अध्ययन करके एक सिनॉप्सिस तैयार करता हूँ। उसके बाद मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ कि सरलतम ढंग से कैसे आप इस बात को समझ पाएं, किस क्रम के बाद क्या होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपकी शिक्षा के लिए, आपकी जानकारी के लिए। अगर आपके पढ़ने में क्रमबद्धता नहीं है कि किस टॉपिक में किस चीज़ के बाद किस चीज़ को समझना बेहद आवश्यक है, तो ये चीज़ें थोड़ी कठिन हो जाती हैं, है ना। आइए अगले हिस्से में अगर हम बढ़ते हैं तो एक यहां हेडिंग बना लेते हैं। इसको आप ऐसे समझ लीजिएगा कि सदैव सकर्मक क्रियाएं, और यहां लिख लेते हैं सदैव अकर्मक क्रियाएं। सदैव सकर्मक क्रियाओं में किनका किनका जिक्र आता है वो बात अगर करें तो इसमें जैसे आ गया पढ़ना, लिखना,
पुकारना या फिर बुलाना, खाना, पीना, देना, लेना, पीटना। ऐसी कुछ क्रियाओं को और आप अगर कहीं से तलाश कर पाएं तो बहुत अच्छी बात है। तो जिन क्रियाओं का लिस्ट आपके सामने ये दिया गया है, इन सारी क्रियाओं को करने के लिए आपको किसी न किसी की आवश्यकता पड़ेगी ही। बिना कर्म के ये क्रियाएं हो ही नहीं सकती हैं, ध्यान रखिएगा। अब इन क्रियाओं के साथ केवल दो स्थितियां पैदा होती हैं। क्या क्या होगा? पहली स्थिति अगर हम बात करें तो ये जितनी क्रियाएं हैं, या तो इसमें जो कर्म होगा, कर्म प्रकट होगा, व्यक्त होगा, या दूसरी बात होती है कि इसका कर्म जो होता है वो क्या होता है? छिपा रहता है। तो कर्म चाहे प्रकट हो चाहे छिपा हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों स्थितियों में वाक्य सदैव सकर्मक होती है। वाक्य में कोई बात नहीं। जैसे मैंने कहा कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें पुस्तक कर्म क्या है? प्रकट है। पर मैंने कहा कि राम पुस्तकालय में पढ़ता है। अब राम अगर पुस्तकालय में, तो यहां पुस्तकालय कर्म नहीं है, पुस्तकालय एक जगह है। राम पुस्तकालय में पढ़ता है, पर जाहिर है कि वहां वो कुछ न कुछ पढ़ रहा होगा। कोई किताब, कोई पत्रिका, कोई मैगजीन, कोई उपन्यास, कोई ग्रंथ, कुछ न कुछ तो पढ़ रहा होगा। अव्यक्त कर्म है, इसमें कर्म गिवन नहीं है, कर्म अनुपस्थित है। कर्म अनुपस्थित है तो कोई बात ही नहीं। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये क्रियाएं क्या होती हैं? जन्मजात सकर्मक होती हैं। ये चाहे कर्म उसमें प्रकट हो चाहे कर्म उसमें अनुपस्थित हो, फिर भी ये सकर्मक कहलाएंगी। पर इसी क्रम में अगर हम आगे बात करें और सरलता को लेकर के, इसमें जैसे आपका आ गया दौड़ना, रोना, सोना, हंसना, उड़ना, तैरना, चिल्लाना, भौंकना, भागना, सोचना, नाचना। नाचना सदैव कर्मक है, पर यहीं यहीं एक बात आप यहां और चाहें तो इंक्लूड कर लें, गाना सदैव सकर्मक भी हैं। तो ये जो क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं हमेशा क्या होती हैं? अकर्मक प्रवृत्ति वाली क्रियाएं होती हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये सारी क्रियाएं क्या हैं? अकर्मक प्रवृत्ति वाली क्रियाएं हैं। सदैव अकर्मक क्रियाएं। अब बात क्या है इसमें? इसमें ध्यान रखिएगा, कभी भी गलती मत करिएगा, क्योंकि गलती हो जाना स्वाभाविक है। ये जो क्रियाएं हैं, इनके साथ क्या करते हैं कि कभी कभी इनके साथ कोई अन्य शब्द दे दिया जाता है, अन्य शब्द रहता है।
अन्य शब्द रहता है, फिर भी इन्हें सकर्मक नहीं कहा जा सकता, सकर्मक नहीं कहा जा सकता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आपसे गलती हो जाने की संभावना है। अब ये बात कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने कहा, ये उड़ना शब्द है ना, परीक्षा में दे देता है इस तरीके से कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो यहां पक्षी क्या हो जाएगा, कर्ता, उड़ना क्या हो गया, क्रिया, आकाश क्या हो जाएगा। लोग इसको गलती से कर्म समझ लेते हैं, पर यहां पर आकाश क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, आगे हम आपको पढ़ाएंगे। स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अब दिक्कत की बात यह है कि इसे गलती से जो लोग इसको कर्म समझे वो गलत कर देते हैं। तो ऐसी गलतियां होने की अपेक्षा ये ध्यान रखिएगा कि उड़ना शब्द हुई जो है वो क्या है, अकर्मक होता है। अगर आप इस बात पर ध्यान रखेंगे तो आपसे गलत होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अब इसी के क्रम में एक बात और ध्यान रखिएगा, वो भी इसी में इंक्लूडेड है, दूसरी बात पर। दूसरा तो नोट, नोट में क्या, अगर अकर्मक क्रियाओं को मैंने बताया अगर प्रेरणार्थक में बदल दिया गया, प्रेरणार्थक में बदल दिया जाए तो ये सभी क्रियाएं क्या हो जाती हैं, सकर्मक हो जाती हैं। यही अगर मैं कहता कि किसान पक्षियों को आकाश में उड़ाता है, किसान पक्षियों को आकाश में उड़ाता है, अब यहां उड़ना जो है वो प्रेरणार्थक क्रिया बन गया, उड़ाता। तो जैसे ही कोई अकर्मक क्रिया, ये शुद्ध रूप से अकर्मक हैं, और अकर्मक क्रियाओं को जैसे ही प्रेरणार्थक में बदल दिया जाता है वैसे ही वो क्या बन जाती हैं, सकर्मक बन जाती हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके पहले वाले में भी मैंने ये बात आपको बहुत गौर फरमाने के लिए कहा, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। ये बात आप समझ पाए। ये तो रही क्रिया की सामान्य बातें जो आपको समझना था, जो बेहद आवश्यक था। अब हम कुछ अन्य क्रियाओं के तरफ रुख करते हैं। उसमें कौन कौन सी क्रिया है, सबसे पहले हम उनका नाम जानेंगे, फिर उसके बाद हम उसको ब्रेक करके टुकड़ों में बांट करके मैं आपको पढ़ाता हूं। आइए देखते हैं। इन सारी क्रियाओं को, सकर्मक अकर्मक का भी कंसेप्ट आपने ठीक ठाक ढंग से समझ लिया। अब अन्य क्रियाएं जो कि परीक्षा में पूछ ही ली जाती हैं, अन्य क्रियाओं में हमको जानना किनके किनके विषय में है, पहले उनका एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं सामान्य क्रिया के विषय में, फिर आपको बता दूं क्या है संयुक्त क्रिया, ये एक पेयर हम लोग ये देखेंगे। फिर अन्य क्रियाओं में एक पेयर हम देखेंगे कि नाम बोधक क्रिया क्या है और नाम धातु क्रिया क्या है और प्रेरणार्थक क्रिया क्या है और यौगिक क्रिया क्या है। फिर एक और फॉर्मेट बनाएंगे जिसमें हम लोग देख लेंगे कि सहायक क्रिया किसे कहते हैं, इसी में देख लेंगे कि पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं, इसी में देख लेंगे कि क्रियार्थक संज्ञा किसे कहते हैं।
ये। फिर इसी में एक और हिस्सा ब्रेक करके आपको जानना होगा कि अनुकरणात्मक क्रिया किसे कहते हैं। और इसी में हमको देख लेना है उभयविध क्रिया किसे कहते हैं। क्या देखेंगे? उभयविध क्रिया। अब इसी में भी एक बात और इंक्लूड कर दे रहे हैं, तो जिससे पढ़ते समय ये बात ध्यान रखें कि ये जो संयुक्त क्रिया होती है, यह अर्थ की दृष्टि से, संयुक्त क्रिया अर्थ की दृष्टि से 11 प्रकार की होती है। ठीक। और प्रेरणार्थक क्रिया, इसके 2 भेद हैं। ये अनिवार्य तथ्य हमको सीखना होगा। तो जब हम पढ़ेंगे ये सामान्य और संयुक्त, तो सामान्य क्रिया का परिचय दे देंगे, फिर हम संयुक्त क्रिया की बात करेंगे, फिर संयुक्त क्रिया की बात करते ही हम अपनी बात को आगे अंजाम देते हुए चले जाएंगे। तो ये पेयर है, इनको इन्हीं जोड़ों के साथ अगर पढ़ेंगे, ऐसे ही पेयर्स में यदि इन्हें पढ़ेंगे, तब जाकर के इन पर एक सामान्य पकड़ आपकी बन पाएगी। अगर आप सोचें कि इनको अलग अलग करके पढ़ें या सामान्य क्रिया को यहाँ पढ़ लें, क्रियार्थक को वहाँ पढ़ लें, तो दिक्कत हो जाएगी। जब मैंने आपको बताया ना कि किसी भी तथ्य को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए एक सीक्वेंस की ज़रूरत होती है, क्रमबद्धता की ज़रूरत होती है। अगर क्रमबद्ध तरीके से आप इन्हें नहीं जान पा रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं, तो ये चीज़ें बेहद कठिन हो जाती हैं। और आपको एक अच्छी बात बता दूं कि ये हिस्सा जहां हम अब प्रवेश करने वाले हैं, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही है। अब इनको भी हम आपको बताएंगे कि ये जो 2 लोग हैं, फिर ये जो 4 लोग हैं, इसमें भी क्या सीक्वेंस होना चाहिए, पहले क्या पढ़ना होगा, फिर क्या पढ़ना होगा, फिर क्या पढ़ना होगा, तब ये बात एकदम स्पष्ट हो पाती है, अन्यथा नहीं हो पाती है। तो मुझे लगता है कि ये एक पार्ट क्रिया का कंप्लीट हो गया। अब क्रिया का जो पार्ट 2 होगा, वो हम लॉन्च करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आशा है ये बात आप धूमधाम से समझ पाए होंगे, एक अच्छी समझ इस पर आपकी विकसित हो गई होगी। शीघ्र ही हम प्रकट होते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, पर इससे पहले आपको मैं एक विश्वास दिला करके जा रहा हूं, और एक मान लीजिएगा कि ये मेरा, चाहे आप आज्ञा मान लीजिए, जो छोटे हैं, जो हमसे सीनियर हैं, उनके लिए ये विनय है, जो हमारे समकक्ष हैं, वो तो अच्छे मित्र हैं, उनके लिए एक सजेशन है, एक सुझाव है कि इनको आप अच्छे तरीके से 1 बार, 2 बार, 3 बार देखिए, समझिए। कहीं कोई समस्या आती है तो आप हमको फ़ोन कर सकते हैं कॉल के माध्यम से। आप देख रहे होंगे कि सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि किस तरीके से हम अपनी बात को सर तक पहुंचा सकें, इसकी सारी सुविधा होगी। और धूमधाम से बिना तनाव के इसे आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें, ये ध्यान रखिएगा। फिर शीघ्र ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।